नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल वांझे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लुड़ी में जिला मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, अतिथि व्याख्याता के रूप में इतिहास विभाग में पदस्थ हूँ। ये दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं नारी इतिहास लेखन के अंतर्गत। ये जो विषय है दोस्तों, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा संचालित MA द्वितीय सेमेस्टर इतिहास के अंतर्गत ये प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में ये है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं नारी इतिहास लेखन। इससे पहले दोस्तों, मैंने MA द्वितीय सेमेस्टर इतिहास से संबंधित बहुत सारा और प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित बहुत सारा दोस्तों आपका 15 आपका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका 16वां वीडियो है और ये मैं MA द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत इतिहास लेखन के अंतर्गत ये मैं वीडियो पूरा अपलोड किया हूँ दोस्तों, तो आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, नारी इतिहास लेखन के अंतर्गत आज हम देखेंगे। ये नारी इतिहास लेखन के अंतर्गत अगर हम देखें तो भारत के इतिहास को जो मुख्य रूप से 3 पार्टों में बांटा जाता है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों कि नारी इतिहास लेखन जो है ये विभिन्न काल में कैसे कैसे उनकी स्थिति थी, कैसे कैसे इनके समय में जो है नारियों का महत्व था, इसको हम देखेंगे। नारी इतिहास लेखन के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसको मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांट सकते हैं। प्राचीन भारत में नारी का इतिहास लेखन क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में बांट सकते हैं दोस्तों। पहला है कि प्राचीन भारत में नारी का प्राचीन भारत में नारी का इतिहास लेखन। प्राचीन भारत में नारी का इतिहास लेखन। दूसरा है दोस्तों आपका मध्यकाल में नारी का इतिहास लेखन। मध्यकाल में नारी का इतिहास लेखन। और तीसरा है दोस्तों आपका आधुनिक काल में नारी का इतिहास लेखन। क्या आधुनिक काल में नारी का इतिहास लेखन। ये मुख्य रूप से आपका 3 पार्ट में बांटा गया है दोस्तों। प्राचीन काल में नारी के इतिहास लेखन, मध्यकाल में नारी के इतिहास लेखन और आधुनिक काल में नारी का इतिहास लेखन। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो मध्यकाल में नारी के इतिहास लेखन को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कितना पार्ट में इसको हम बांट सकते हैं? 2 पार्ट में बांटा जा सकता है दोस्तों। एक है आपका सल्तनत काल में नारी का इतिहास लेखन। क्या सल्तनत काल में नारी का इतिहास लेखन और आपका दूसरा है मध्यकाल में नारी के इतिहास लेखन के अंतर्गत हम इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो सल्तनत काल में नारी के इतिहास लेखन और दूसरा है आपका मुगल काल में नारी के इतिहास लेखन। मुगल काल में नारी का इतिहास लेखन। तो मध्यकाल में नारी के इतिहास लेखन के अंदर दोस्तों इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक तो सल्तनत काल में नारी के इतिहास लेखन और दूसरा है मुगल काल में नारी का इतिहास लेखन। इसी के अंतर्गत अगर हम देखें दोस्तों कि आधुनिक काल में नारी के इतिहास लेखन को भी हम इसके 2 पार्ट में बांट सकते हैं।
आधुनिक काल में नारी के इतिहास लेखन को हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। क्या क्या? पहला है आज़ादी के पूर्व इतिहास लेखन। क्या? आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के पूर्व इतिहास लेखन, आज़ादी के पूर्व इतिहास लेखन, और आज़ादी के बाद, इतिहास लेखन, आज़ादी के बाद इतिहास लेखन। ये है रहा है दोस्तों आपका ये खाका है दोस्तों। इसके अंतर्गत हम बनाए नारी इतिहास लेखन के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्राचीन काल में नारी के इतिहास लेखन, मध्यकाल में नारी के इतिहास लेखन और आधुनिक काल में नारी का इतिहास लेखन। इसके अंतर्गत हम अगर हम मध्यकाल में देखें तो मध्यकाल को हम दो पार्ट में बांटा जाता है, जैसे सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल में 5 राजवंश हुए दोस्तों, आपका दास वंश या आपका गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है आपका तुगलक वंश, चौथा है आपका सैयद वंश और पांचवा है आपका लोदी वंश। तो इन 5 राजवंशों में फिर बाद में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य भी आएगा, फिर बाद में अन्य क्षत्रिय राजवंश भी आएंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो सल्तनत काल में नारी के इतिहास लेखन और फिर मुगल काल में नारी के इतिहास लेखन। मुगल काल को भी अगर हम देखें तो मुगल काल को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं दोस्तों। तो मुगल काल को हम क्या कर सकते हैं? 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं कि मुगल काल का जो प्रमुख जो शासक हुए हैं, जो 1526 में जो बाबर ने भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और जो लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। तो वहाँ से लेकर अगर हम मुख्य जो शासक हुए जो औरंगजेब तक, जो ये शासक हुए, जो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, तो यहाँ से बाबर से लेकर औरंगजेब तक के शासनकाल को हम मेन मुगल काल कहते हैं, मुख्य मुगल काल कहते हैं। उसके बाद 1707 से 1857 तक के समय को हम क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर मुगल काल, लेटर मुगल पीरियड, उत्तरोत्तर मुगल काल। तो इस काल में अगर तो हम इस मुगल काल को भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो 1526 से 1707 तक जो मुख्य मुगल काल, उसके बाद उत्तरोत्तर मुगल काल जो 1707 से 1857 तक जिसको माना जाता है। तो हम इस मुगल काल को भी हम नारी इतिहास लेखन के अंतर्गत हम इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक मेन मुगल काल में नारी के इतिहास लेखन और फिर उत्तरोत्तर मुगल काल में नारी का इतिहास लेखन। और इसके अंतर्गत अगर हम आधुनिक काल में नारी के इतिहास लेखन देखें तो आधुनिक काल में नारी के इतिहास लेखन के अंदर आज़ादी के पूर्व का इतिहास लेखन, आज़ादी भारत जब आज़ाद हुआ, भारत जब सॉरी दोस्तों, भारत जब आज़ाद होने से पूर्व जो है इनका इतिहास लेखन कैसे था और भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो है नारियों की स्थिति कैसी थी, नारी के आज़ादी के बाद का इतिहास लेखन। तो इस प्रकार दोस्तों ये मेन जो है इतिहास लेखन के अंतर्गत जो है हम इसी बिंदुओं पर क्या है चर्चा करेंगे। नारी इतिहास लेखन के अंतर्गत इन हम जो कितना बिंदु है दोस्तों, 3, 4, 5, 6, 7 बिंदुओं पर ही मुख्य रूप से हमारा नारी इतिहास लेखन अंतर्गत 7 बिंदुओं पर ही मुख्य रूप से चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों इसको हम मुख्य रूप से आपका डिफाइन करें कि नारी इतिहास लेखन मुख्य रूप से है क्या। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे, अगर हम पृष्ठभूमि देखें दोस्तों, तो हिंदी व अंग्रेजी साहित्य में 3 प्रकार के लिंग का वर्णन मिलता है। हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में 3 प्रकार के लिंग का वर्णन मिलता है, जबकि संस्कृत साहित्य में यह संख्या 4 बताई जाती है। हिंदी और अंग्रेजी में लिंगों की संख्या जो है 3 लिंग बताई जाती है दोस्तों, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में जो है 4 लिंग बताई गई है। किंतु इतिहास में हमारा संबंध केवल 2 से है। लेकिन अगर हम इतिहास के अंतर्गत देखें, अगर हम हिस्ट्री के अंतर्गत देखें तो यहाँ हम जो है यहाँ हमारा संबंध केवल 2 लिंग से है। एक जो पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग के नाम से जाना जाता है। पहला पुल्लिंग और दूसरा आपका स्त्रीलिंग के नाम से जाना जाता है। तो इतिहास लेखन में हमें 2 ही लिंगों मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, एक स्त्री और पुल्लिंग। तो आज हम नारी इतिहास लेखन के अंदर करेंगे तो हम मूल रूप से स्त्रीलिंग के बारे में ही अध्ययन करेंगे, अर्थात पुरुष व महिला। प्रस्तुत अध्याय में हम महिलाओं के संबंध में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये जो नारी इतिहास लेखन है इसमें इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से नारी इतिहास लेखन के बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे।
यानी क्या किया गया है यहाँ, जो मैं अभी तक बताया उसका सार यह है दोस्तों कि जो आपका हिंदी व अंग्रेजी साहित्य में तीन लिंग बताई गई है, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में 4 लिंग बताई गई है, लेकिन हमारा संबंध इससे नहीं है। हमारा संबंध सिर्फ भारतीय इतिहास के अंदर 2 लिंग से, एक तो स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो हम यहाँ अब जो है वर्तमान में बता रहे हैं उसका संबंध सिर्फ स्त्रीलिंग से है, और हम स्त्री जाति का नारी इतिहास लेखन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। भारत में सदैव से ही एक पुरुष प्रधान देश रहा है। अगर हम भारत को देखें, अगर हम प्राचीन भारत को देखें, तो अगर हम आरंभ से ही अगर भारत की स्थिति को देखें तो भारत जो है वह क्या है, आरंभ से ही सदैव से ही एक पुरुष प्रधान देश रहा है। यहाँ पर स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ जो है स्त्रियों की अपेक्षा जो है पुरुषों को यहाँ अधिक महत्व प्रदान जो है किया गया है, प्रदान किया जाता है। परंतु इसका तात्पर्य कदाचित नहीं है कि समाज में स्त्रियों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब यद्यपि ये तो महत्व दिया जाता है पुरुषों को, लेकिन इसका महत्व लेकिन स्त्रियों का महत्व इससे कम नहीं हो जाता। इससे महत्व जो है कदाचित कम नहीं हो जाता कि समाज में स्त्रियों का महत्व जो है कोई महत्व नहीं है। परंतु यह पूर्णतः सत्य है। परंतु जो ये बात पूर्णतः सत्य है दोस्तों कि इतिहास के विभिन्न युगों में उनकी स्थिति में उत्थान पतन दृष्टिगोचर होता रहा है। इतिहास के अनुसार समाज में क्या है, विभिन्न युगों के अनुसार जो है समाज में स्त्रियों के उत्थान व पतन की कहानी हमें देखने को मिलती है। उस समय में क्या हुआ, स्त्रियों को उत्थान हुआ, स्त्रियों को सम्मान मिला, स्त्रियों की जो है समृद्धि हुई, स्त्रियों के रहन सहन खान पान वैभव में वृद्धि हुई। लेकिन कुछ ऐसा युग आया जहाँ स्त्रियों को पूरी तरह से नीचा दिखाया गया दोस्तों। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। यानी इस प्रकार अगर हम देखें तो इतिहास में विभिन्न युगों के अनुसार क्या है, स्थिति जो है उनकी स्थिति में हमें परिवर्तन देखने को मिलती है। डॉक्टर अल्तेकर ने कहा है कि नारी के प्रति सम्मान की मात्रा को समाज की सभ्यता का मापदंड स्वीकार किया जाता है। यानी उनका कहना है कि नारी के प्रति सम्मान की मात्रा को उस समाज की सभ्यता का मापदंड स्वीकार किया जाता है। उनका कहना ऐसा यही है दोस्तों कि जिस समाज में या जिस युग में जो है नारी को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, हम उस युग के महत्व को भी अधिक जो है लगा सकते हैं। यानी हम उस युग विशेष में उनकी सम्मान उस युग विशेष का सम्मान जो है बहुत अधिक रहेगी। यानी कहने का ऐसा यही है कि वो समाज जो है अधिक समृद्ध रहा होगा जिस युग में जो है अर्थात धर्मशास्त्र में यही उल्लेख किया गया है, यही उल्लेख मिलता है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। वात्सायन ने भी यही संकेत किया है कि स्त्रियों और पुरुषों की सापेक्ष स्थिति किसी भी देश अथवा सभ्यता का मापदंड होती है। यहाँ हमारे भारतीय धर्मशास्त्र में भी जो है नारी के महत्व को स्पष्ट रेखांकित करके कहा गया है कि जहाँ नारी की सम्मान होती है वहाँ देवता निवास करती है। यानी उसी के अनुसार जो है वात्सायन जो थे दोस्तों, इन्होंने भी नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि जिस समाज में या जिस युग में जो है नारी की पुरुषों की अपेक्षा जो है नारी को भी उतना ही अधिक सम्मान दिया जाता है, हम उस युग विशेष की हम उस सभ्यता की समृद्धि या उनके विकास क्रम को हम माप सकते हैं। यानी जिस युग में नारी को जहाँ जितना अधिक महत्व दिया जा रहा होगा उतना ही वो युग विशेष जो है क्या रहा होगा, सम्मानजनक रहा होगा या समृद्ध रही होगी। इस प्रकार अगर हम देखें तो नारी इतिहास लेखन के अंतर्गत इसमें यही कहा जा सकता है दोस्तों कि एक पृष्ठभूमि के रूप में कि जिस समाज में जो है नारी का विकास, नारी को जिस युग विशेष में या जिस समाज में नारी को जितना अधिक महत्व दिया गया उतना ही उस समाज जो है समृद्ध होता चला गया। हम उसकी वैभवशाली इतिहास को उतना ही अधिक महत्व दे सकते हैं कि जिस युग में जिस समाज में नारी को बहुत अधिक सम्मान दिया गया हो। पुरुषों के सम्मान जिस समाज में नारी की महत्व है उस समाज जो है बहुत अधिक समृद्ध रही होगी। इस प्रकार अगर हम देखें तो नारी इतिहास लेखन के अंतर्गत जो है अगर हम पुरुष और स्त्री दोनों को सम्मान महत्व दें तो वह सम्मान जो है, वह समाज जो है, वह युग जो है अधिक समृद्ध रहा होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों कि प्राचीन काल में नारियों की स्थिति,
प्राचीन काल में नारियों की क्या स्थिति रही है। तो पहला है दोस्तों आपका प्राचीन काल में नारियों की स्थिति। प्राचीन काल में नारियों की स्थिति। प्राचीन काल में नारियों की स्थिति। प्राचीन काल में नारियों की स्थिति या प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति या कंडीशन ऑफ वुमेन इन एशियंट इंडिया। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, हम इसके बारे में अगर हम देखें तो प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में स्त्रियों का आदर किया जाता था। अगर हम प्राचीन काल में नारियों की स्थिति के बारे में देखें दोस्तों तो हड़प्पा काल में अगर सबसे पहले हिंदू घाटी सभ्यता है, हड़प्पा काल में इनकी महत्व थी। हड़प्पा काल में क्योंकि हमें उस समाज का अगर हम देखें तो समाज पितृसत्तात्मक न होकर मातृसत्तात्मक थी। समाज क्या है हड़प्पा सभ्यता में या वैदिक सभ्यता में जो समाज का अस्तित्व था वह मातृसत्तात्मक थी। यानी समाज जो है मातृसत्तात्मक समाज थी, परिवार था। परिवार अगर क्या था मातृसत्तात्मक परिवार थी और मातृ देवी को बहुत अधिक पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अगर हम देखें कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता वैदिक या सिंधु घाटी सभ्यता में नारियों की बहुत अधिक महत्ता थी और पुरुषों के बराबर ही नारियों को महत्व दी जाती थी। लेकिन अगर हम स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो पुरुषों के नारियों की स्थिति का बहुत अधिक महत्व जो है दिया जाता है, उनको स्त्रियों का जो आदर दिया गया वह जो है वैदिक युग में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि वैदिक साहित्य में या वैदिक युग में जो है स्त्रियों को आदर किया जाता था और सब संबंधों से ये क्या थे मुक्त थे। उनको किसी प्रकार के किसी संबंध विशेष से उनको बंधन के रूप में नहीं रखा जा सकता था। ये क्या थे ये स्वतंत्र थी। प्रत्येक दृष्टिकोण में वह पुरुषों का समान स्थान प्राप्त किए हुई थी। अगर हम वैदिक काल की बात करें दोस्तों तो प्रत्येक दृष्टिकोण से वह पुरुषों के बराबर ही सम्मान के हकदार थी और उनको जो है उतना ही महत्व जो है प्रदान किए गए थे। इसके अलावा अगर हम वैदिक काल की बात करें दोस्तों तो वह पुरुषों के समान या वह पुरुषों के साथ वैदिक गोष्ठियों, धार्मिक उत्सवों और दार्शनिक वाद विवादों में भाग लेती थी। वैदिक काल में दोस्तों जो है समाज में हमें स्त्रियों और पुरुषों को समान महत्व देखने को मिलती है। अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में जो समाज वैदिक काल के जो समाज है उसमें स्त्रियों को बहुत अधिक महत्व प्राप्त थी और ये जो स्त्रियाँ थी वे भी बहुत विद्वान महिला थी। अपाला घोषा ये वैदिक युग की जो महिलाएं थी ये जो है उनको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त थी समाज में। और जो है ये दार्शनिक उत्सवों, दार्शनिक जो है वाद विवादों, उत्सव गोष्ठियों ये सभी में भाग लेती थी और जो है इनके द्वारा जो है अनेक जो है दार्शनिक बातें कही गई है। इस प्रकार वैदिक काल में हमें जो है स्त्रियों की जो है सम्मान में हमें अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। परंतु वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में अवनति होने लगी। परंतु क्या हुआ वैदिक काल के बाद जो है वैदिक काल के बाद समाज में परिवर्तन आया दोस्तों। और फिर ऋग्वैदिक काल में हमें उत्तर वैदिक काल में यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ समाज में स्त्रियों की स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। उन पर कोई धार्मिक और सामाजिक बंधन लगा दिए गए थे। परंतु बाद में क्या हुआ वैदिक काल में क्या थी समाज में स्त्रियाँ जो है स्वतंत्र थी। लेकिन वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ दोस्तों क्योंकि उनके द्वारा जो है कोई ना कोई जो है स्त्रियों पर धार्मिक और सामाजिक बंधन जो है लगा दिए गए और धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों में भी स्त्रियों की स्थिति जो है निम्न स्थिति की पुष्टि होती है। इसके अलावा हम उत्तर वैदिक काल में जो रचना की गई स्मृतियाँ और जो है धर्मसूत्रों में उसमें भी हमें स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। स्त्री के साथ भोजन वर्जित कर दिया गया और प्रतिवाद न करने वाले महिला की प्रशंसा की गई। कहने का आशय यही है दोस्तों कि वैदिक काल के समान जो है उत्तर वैदिक काल में स्थिति जो है में स्थितियों में महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ परिवर्तन आई। और वैदिक काल के जिस समय वैदिक काल में क्या होता था वैदिक काल में स्त्रियाँ जो है पुरुषों के समान जो है धार्मिक उत्सवों गोष्ठियों दार्शनिक वाद विवादों में भाग लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सभी को क्या किया गया मनाही की गई और ये कहा गया कि जो स्त्रियाँ जो है धार्मिक वाद विवादों में नहीं पड़ती
प्रति उनकी बहुत अधिक प्रशंसा की गई और यहाँ तक कि पुरुषों के साथ जो है स्त्रियों का भोजन करना वर्जित कर दिया गया। यानी यहाँ तक स्थिति, यहाँ ये स्थिति आ गई कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल की अगर हम देखें तो वह उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो है स्त्रियों की स्थिति में बहुत ही हमें गिरावट देखने को मिलती है। समाज के स्वरूप पितृसत्तात्मक होने के कारण स्त्रियों पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाए जाने के भी वर्णन मिलते हैं। क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे जो है समाज में क्या, उससे पहले अगर हम भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें अगर समाज में परिवार की स्थिति देखें तो परिवार में या समाज में क्या थी, मातृसत्तात्मक परिवार थी। लेकिन अगर हम यहाँ अब युग परिवर्तन हुआ दोस्तों, धीरे धीरे परिवर्तित हुआ, समाज में परिवर्तन आया और अब क्या हुआ, यहाँ जो है उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है, वैदिक काल में ही समाज जो है पितृसत्तात्मक हो गए थे दोस्तों, और उत्तर वैदिक काल में ये जो पितृसत्तात्मक थी बहुत जटिल होते चली गई और जो है समाज में पितृसत्तात्मक समाज हो गया और स्त्रियों को कहा अनेक प्रकार के, स्त्रियों पर अनेक प्रकार के अंकुश जो है लगा दिए गए। धीरे धीरे स्त्रियों के और अधिकारों का भी हनन किया गया। धीरे धीरे क्या हुआ, स्त्रियों को जो अधिकार प्रदान किए गए थे उनका भी हनन किया गया और धीरे धीरे उनको अब जो है अनेक प्रकार के बंधनों से बांध दिए गए और पूर्णतया पुरुषों पर आश्रित हो गया। धीरे धीरे जब स्त्रियों की जो धार्मिक स्वतंत्रता थी, जो उनको जो पुरुषों को समान जो उनको अधिकार प्राप्त थी, उनका जब पूरी तरह से हनन हुआ तब क्या हुआ, ये जो है समाज में पुरुषों के आश्रित के रूप में पूरी तरह से क्या हो गया, पुरुषों के आश्रय हो गए। स्त्रियों के संदर्भ में महाभारत में यह उल्लेख मिलता है। स्त्रियों के संबंध में अगर हम देखें तो महाकाव्य महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि यदि उनकी कामना करने वाले पुरुष न हो, महाभारत में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है दोस्तों कि यदि उनकी कामना करने वाले पुरुष न हो और उन्हें परिजनों का भय न हो तभी मर्यादा में रहने वाली स्त्रियां मर्यादा में रहती है, अन्यथा वे कभी भी मर्यादा में नहीं रहती। उन्हें अवसर और स्थान नहीं मिल पाता, न ही प्रणय करने वाले पुरुष, नहीं तो वे साध्वी नहीं रह सकती। यानी इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है दोस्तों, यदि उनकी कामना करने वाले पुरुष न हो, स्त्रियों की कामना करने वाले पुरुष न हो और उन्हें परिजनों का भय न हो तभी मर्यादा में रहने वाली स्त्रियां मर्यादा में रहती है, अन्यथा वे कभी भी मर्यादा में नहीं रहती। उन्हें अवसर और स्थान नहीं मिल पाता, न ही प्रणय करने वाले पुरुष, नहीं तो वे साध्वी नहीं रह सकती। यानी इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया। इसमें यानी कहीं कहीं दोस्तों इसमें जो है महाभारत काल में हमें भी नारी की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। जो है हड़प्पा सभ्यता की तरह अगर हम देखें तो नारियों की स्थिति में उतनी महत्वता नहीं थी। वैदिक काल में अगर हम नारी की स्थिति को देखें तो वह सम्मान हमें महाभारत काल में भी देखने को नहीं मिलती। मनु ने मनुस्मृति लिखा है दोस्तों, मनु ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों को दूषित करने में संलग्न रहती है। मनुस्मृति में यह बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो स्त्रियां हैं वह स्वभाव से पुरुषों को दूषित करने में संलग्न रहती है। वे सभी पुरुषों को काम क्रोध धर्मों के पास में बांधकर कुपथ की ओर ले जाती है। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे सभी पुरुषों को काम क्रोध धर्मों के पास में बांधकर कुपथ की ओर ले जाती है। महाभारत में स्त्रियों को धर्म अर्थ और काम का मूल माने जाने का भी वर्णन उपलब्ध होता है। महाभारत काल में भी दोस्तों हमें स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने की मिलती है। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से उनको दयनीय स्थिति देखने को मिलता है और उनकी स्थिति को पूरी तरह से एकदम कमजोर स्थिति में या एक प्रकार से कह सकते हैं पशुवत के रूप में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है मनुस्मृति में, जो पूरी तरह से जो है वर्तमान परिदृश्य में देखें तो पूरी तरह से असंगत है, ये अनुकूल नहीं है, ये पूरी तरह से विपरीत है। और महाभारत में भी हमें स्त्रियों के स्त्रियों के सम्मान में जो है स्त्रियों की स्थिति में सम्मान देखने को नहीं मिलती, जिस प्रकार मनुस्मृति में जो बातें कही गई है। क्योंकि महाभारत युग में दोस्तों मनुस्मृति का बहुत अधिक प्रभाव था और इस प्रकार जो है हमें स्त्रियों की स्थिति में गिरावट जो है महाभारत काल में देखने को मिलती है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं को प्राचीन भारत में पर्याप्त आदर व सम्मान प्राप्त था, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होता गया। परंतु क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे क्या है, प्राचीन काल में भी बहुत सारे ऐसे युग थे, प्राचीन काल में भी ऐसे बहुत सारे धर्म संप्रदाय, बहुत सारे क्या हुआ, बहुत सारे काल में स्त्रियों की स्थिति में हमें परिवर्तन देखने को मिलती है। स्त्रियों की स्थिति में हमें उनकी स्थिति में हमें वृद्धि होते हुए देखने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे काल है जैसे दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल है या फिर आपका महाभारत काल है,
ये इस काल में दोस्तों हमें स्त्रियों की स्थिति में पूरी तरह से गिरावट देखने को मिलती है और उनको यहाँ तक कि स्त्रियों को जो है पुरुषों पर पूर्ण रूप से आश्रित कर दी गई और स्मृतियों में उनके लिए जो है एकदम निकृष्ट बातें कही गई है। और यहाँ तक कि जो है इसमें कहा गया है कि जो स्त्रियों के पुरुष के जो है कमजोरी में क्या होते हैं, स्त्रियाँ ही मुख्य रूप से शामिल होते हैं। काम, मोक्ष और लोभ के जो पास में स्त्रियों ही पुरुषों को बांधती है। यानी इसमें से अगर हम प्राचीन काल में नारियों की स्थिति के बारे में प्रकार से व्यापक अवलोकन करें तो इस काल में भी हमें बहुत सारे युग विशेष, बहुत सारे समय में, बहुत सारे युग में हमें बहुत कुछ वर्षों में बहुत सारे ऐसे वंश हुए जिनके काल में हमें नारियों की स्थिति में जो है वृद्धि होते हुए देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम मौर्य काल की बात करें और गुप्त काल की बात करें मुख्य रूप से दोस्तों, तो इस युग में जो है प्राचीन काल के जो मौर्य वंश है और गुप्त काल है, इस युग में जो है हमें नारी की स्थिति में हमें परिवर्तन देखने को मिलती है। और इस युग और इस वंश में जो है नारियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अगर हम यहाँ देखें दोस्तों, नारियों की स्थिति, नारियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे उच्च वर्गों की स्त्रियाँ, मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ और गरीब वर्ग की स्त्रियाँ। यानी यहाँ जो है उच्च वर्ग जो स्त्रियाँ थी, जो शाही राजवंश से संबंधित जो महिलाएँ थी, जो स्त्रियाँ थी, उनको जो है उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शिक्षा, पहनावा सब जो है अच्छी अवस्था में थी और उनको जो है उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ में भी उनको कहीं न कहीं एक प्रकार उनको सम्मानित भाव से देखा जाता था। लेकिन निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी दोस्तों, जो गरीब, जो खेतों में काम करती थी, जो परिश्रम करते थे, जो मजदूर से संबंधित जो स्त्रियाँ थी, इनको जो है समाज में उनकी स्थिति दयनीय थी। यानी कह सकते हैं कि यहाँ भी हमें प्रत्येक युग की तरह जो है समाज में मध्यम, निम्न और जो है गरीब जो है स्त्रियों की स्थिति बारे में हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखें कि प्राचीन काल में अगर नारियों की स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण करें तो कुछ युग विशेष में हमें नारियों की स्थिति में जो है एकदम आश्चर्यजनक जो है वृद्धि देखने को मिलती है। उनको जो है पुरुषों और महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाता था। उनको यज्ञ करने में, धार्मिक उनको यज्ञ करने में उनको पूर्ण रूप से पुरुषों के साथ जो है शामिल किया जाता था। उनके वाद विवाद में उनको वे शामिल होते थे। लेकिन कुछ ऐसे युग थे जिनमें पूरी तरह से जो है नारियों की स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। इस प्रकार अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो यहाँ जो है स्थिति में हमें यहाँ जो है स्थिति परिवर्तन देखने को मिलती है। अब प्राचीन काल में अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ काल विशेष में है नारियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जो है अधिकांश समय में, प्राचीन काल के अधिकांश समय में जो है नारियों की स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों आपका, तो ये दोस्तों अगला वीडियो हम देखेंगे दोस्तों कि मध्यकाल में जो है महिलाओं की स्थिति कैसी थी, मध्यकाल में नारियों की स्थिति कैसी थी। अगला वीडियो में हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। फिर अगला वीडियो फिर आगे हम बताएंगे आधुनिक काल के इतिहास लेखन के अंतर्गत आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो ये दोस्तों ये वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। प्राचीन काल में नारियों की स्थिति के बारे में आपको हम बताएं। इसके अंतर्गत हम इसको नारी इतिहास लेखन अंतर्गत हम इसको 3 पार्ट में बांटते थे। प्राचीन काल में नारी का इतिहास लेखन, मध्यकाल में नारी का इतिहास लेखन और आधुनिक काल में नारी का इतिहास लेखन। इसके अंतर्गत हम सार रूप में अगर बताएं तो मध्यकाल में नारी के इतिहास लेखन को 2 पार्ट में हम बांटे हैं कि सल्तनत काल में नारी का इतिहास लेखन और मुगल काल में नारी का इतिहास लेखन। इसी प्रकार आधुनिक काल में नारी के इतिहास लेखन के अंतर्गत इनको हम भी 2 पार्ट में बांटते हैं। इसको भी हम 2 पार्ट में बांटे, इतिहासकारों ने 2 पार्ट में विभाजित किए हैं, आज़ादी के पूर्व का इतिहास लेखन और आज़ादी के बाद का इतिहास लेखन। इस प्रकार दोस्तों जो हम प्राचीन काल में हैं नारियों की स्थिति के बारे में देखें तो प्राचीन काल में हम निष्कर्ष अगर हम देखें तो प्राचीन काल में नारियों की स्थिति के बारे में हम समीक्षात्मक रूप से विश्लेषण करें तो इसमें ये हम पाते हैं कि कुछ काल में, जैसे वैदिक काल में, आपका मौर्य काल में, गुप्त काल में जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनको समाज में बहुत सम्मान प्राप्त थी। कुछ ऐसे महिलाएं थी जिनकी विद्वता से जो है बहुत सारे लोग प्रभावित होते थे, उनसे सीख लेते थे। जैसे अपाला, घोषा, चपला, ये जो विदुषी महिलाएं थे, वैदिक कालीन जो विदुषी महिलाएं थे, इनके द्वारा अनेक ग्रंथों का प्रणयन भी किया गया और उनके द्वारा जो है वाद विवाद भी किए गए। इनकी भी जानकारी हमें उपलब्ध होती है। लेकिन अगर
प्राचीन काल में कुछ और ऐसे समय थे दोस्तों, जैसे मनुस्मृति में या जो है महाभारत काल में ही, इस काल विशेष में जो है प्राचीन काल के अंतर्गत अगर हम देखें तो नारियों की स्थिति में हमें अत्यंत ही गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम विशेष रूप से अगर हम एक प्रकार का प्राचीन काल का व्यापक विश्लेषण करें तो कहीं न कहीं हमें नारी की स्थिति में हमें जो है एक प्रकार से सम्मानजनक जो है स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन ये मुख्य रूप से अगर ये सम्मानजनक स्थिति सिर्फ मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग की शाही राजवंशों की महिलाओं को में देखने को मिलती है। लेकिन प्रत्येक युग में दोस्तों प्राचीन काल के अंतर्गत हम देखें तो जो है जो प्राचीन काल जो निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी, जो शूद्र वर्ग की जो महिलाएं थी, जो या गरीब या जो मजदूर वर्ग से संबंधित जो महिलाएं थी, इनकी स्थिति समाज में बहुत ही निकृष्ट देखने को मिलती है। उनकी स्थिति दयनीय थी और उनको किसी भी प्रकार कोई सम्मान प्रदान प्राप्त नहीं था। इस प्रकार दोस्तों प्राचीन काल में नारी की स्थिति जो है हमें एक प्रकार से संतोषजनक तो नहीं, लेकिन एक प्रकार का जो है मध्यम और उच्च वर्ग में संतोषजनक थी, अच्छी अवस्था में थी। लेकिन जो है निम्न वर्ग में नारी की स्थिति हमें दयनीय स्थिति में देखने को मिलती है। इस प्रकार दोस्तों अगला वीडियो में हम देखेंगे मध्यकाल में नारी का इतिहास लेखन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।